हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे। कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक देखे थे। हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखे थे कि कैसे वो अपने जो उनके रामगुप्त जो थे उनको मारकर और उनकी पत्नी से वो शादी कर लिए, क्योंकि वो जो शंकापति था वो उनकी पत्नी मतलब जो वो थे रामगुप्त थे, वो अपनी पत्नी को शंकादीप को मतलब ये करना देना चाहता था, क्योंकि उसकी पत्नी से शंकादीप आकर्षित था। इसलिए तो इस चीज़ को वो कायरता मार के मतलब कायरता मतलब कायर समझ के वो उनको उन्हीं के मतलब वेशभूषा में जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे वो शंकादीप को मार दिए, और मार कर और फिर उसके बाद रामगुप्त को भी मार दिया। रामगुप्त को मार के उन्हीं के पत्नी से शादी कर लिया। पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे, और हम लोग ये भी देखे थे जो समुद्रगुप्त था वो गुप्त वंश का सबसे प्रभाव शक्तिशाली मतलब सबसे शक्तिशाली था। कौन सा? समुद्रगुप्त। वो जो उनके एक कवि थे हरिकेश, वो अपने कविता में उनके जो कवि थे समुद्रगुप्त के जो बारे में लिखे थे हरिसेन, वो अपने कविताओं में उनके बारे में मतलब बताए हैं, लिखे हैं अपने किताबों में, उनके बारे में विस्तार से बताए हैं। तो कल के क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आई होप कि आपको कल का जो भी हम बताए थे आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को मैसेज कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के जिस शासक का उल्लेख मिलता है उसे चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। तो दिल्ली के मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नाम के शासक का उल्लेख मिलता है तो उसे क्या समझा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय ही समझा जाता है। इस लेख के चंद्रगुप्त द्वितीय को वीर राजा के रूप में याद किया जाता है। तो इस लेख से चंद्रगुप्त द्वितीय को किस राजा के नाम से याद किया जाता है? वीर राजा के नाम से याद किया जाता है याद किया गया है, जिसने पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपनी साम्राज्य का विस्तार किया। तो पूर्व से बंगाल तक और पश्चिम में बलूचिस्तान तक वो अपने जो राज्य था, जो सत्ता था, उसका साम्राज्य का विस्तार किया। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो आपसे कोई पूछेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कहाँ से विस्तार किया, कौन कौन जगह से? तो पूर्व में बंगाल और पश्चिम में बलूचिस्तान तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। विस्तार मतलब फैलाया। इसने पश्चिम भारत में समुद्रगुप्त के बाद पुनः अभियान चलाकर गणराज्यों को अस्तित्व को समाप्त कर डाला। चंद्रगुप्त द्वितीय का समय शक्ति और समृद्धि का सूचक था। इसने पहले अभियान में पश्चिम भारत, मालवा, गुजरात एवं सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त की। तो इसने पहले अभियान में पश्चिम भारत में कौन कौन से जगह पर अपना विजय प्राप्त किया? तो मालवा, गुजरात और सौराष्ट्र पर अपना विजय प्राप्त किया। इसी विजय के फलस्वरूप खंभात एवं सोपारा, खंभात के खाड़ी हम लोग पढ़ेंगे, जियोग्राफी में भी हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। खंभात एवं सोपारा के बंदरगाह गुप्त के नियंत्रण में आ गए। तो देखिए, यही है मेहरौली का स्तंभ। जो मेहरौली का स्तंभ जो है, जिसके नाम से हम लोग मतलब चंद्र जिसका मतलब ये रहता था, उसमें सिंबल रहता था चंद्र, उससे हम लोग ये समझते थे कि इसका उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से मतलब समझा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त की शादी दक्षिण भारत के वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं सामाजिक रूप से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत पहले से ही देख रहे हैं कि ये जो शासक थे वो अपना रिलेशन मतलब बनाते थे, जिससे शादी करते, वैवाहिक संबंध बढ़ाते थे, ताकि वो अपने समाज में अपने जो उनका साम्राज्य था उसमें उनका सत्ता बढ़िया रहे, मजबूत रहे। तो ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनकी जो पुत्री थी प्रभावती गुप्त की शादी किसे करवाई? दक्षिण भारत के वाटक नरेश के रुद्रसेन द्वितीय से। किसे करवाई?
वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की, जिसके कारण राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से ये बहुत सारा प्रभावशाली हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा, जिससे क्या हुआ कि ये अपने सामाजिक और जिनका राजनीतिक और सामाजिक, मतलब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि इन लोगों का जो सत्ता होता था वो एक तरह से मजबूत हो जाता था वैवाहिक संबंध बनाने के कारण से। ठीक है। पश्चिम में सकत्रप रुद्रसिंह तृतीय को इसने 395 ईस्वी में पराजित किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया, मतलब हराया तथा बंगाल को भी जीता। और इसके हराने के बाद क्या जीता? बंगाल को भी जीता। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम से पूर्व समुद्रों अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। तो इन्होंने जो समुद्र जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इन्होंने अपना विस्तार कहाँ से किया? पश्चिम से पूर्व समुद्र अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक किया। ठीक है। इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि राजधानी को पाटलिपुत्र के अतिरिक्त उज्जैन को दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करनी थी। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, पाटलिपुत्र इनका राजधानी तो था ही, लेकिन इसके अतिरिक्त, इसके बावजूद भी इनको उज्जैन जो था उसको दूसरी राजधानी के रूप में स्थापित करना था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसका उपाधि धारण किया था? तो आप बोल सकते हैं कि विक्रमादित्य की चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में साहित्य, कला, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई। इसे अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। चीनी यात्रा फहियान इसी के समय भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विदेशों से भी व्यापारिक संबंध स्थापित किए एवं बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के भी जारी किए। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उन्होंने विदेशी व्यापारियों से भी संबंध अपना बनाया, अच्छा बना लिए। देखिए, आपको मार्केट में रहना है तो सबसे संबंध अपना अच्छा बना कर रहना पड़ेगा, तो ही आपको लाभ भी होगा और तो ही आप विकास करेंगे। तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे वो भी इसी प्रकार किए। वो विदेशी व्यापारियों से अपना संबंध अच्छा बनाया और बड़े मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय में कहीं भी आपको फंस रहा होगा, कहीं भी कंफ्यूज होंगे, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बार बार बोल रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई भी टॉपिक पर फंस रहा है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप मेरे को फॉलो करके वहाँ से पूछ सकते हैं कि हम ये टॉपिक के पर फंसे हैं। हम आपको न्यू वीडियो या फिर आपको वहाँ पर रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुमारगुप्त के बारे में। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त के बाद रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त के बाद अब आए हैं कुमारगुप्त, फिर उसके बाद आएंगे शंकरगुप्त। तो चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के बाद शंकरगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुमारगुप्त 415 से 455 ईस्वी तक रहे थे। तो इनके बारे में छोटा सा टॉपिक है, कवर करते हैं। फिर उसके बाद शंकरगुप्त के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके पुत्र जो थे वो कुमारगुप्त शासक बना। इसने शासन काल में शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महाविहार की स्थापना की। तो आप की गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस मतलब जो चंद्रगुप्त के बेटा थे कुमारगुप्त, इसके शासन काल में किसका मतलब ये किया गया, केंद्र का स्थापना किया गया? तो नालंदा महाविहार की स्थापना की गई। किसके शासनकाल में? तो कुमारगुप्त के शासनकाल में। कुमारगुप्त का शासनकाल अपेक्षाकृत शांत था, लेकिन अंतिम समय में इसे पुष्यमित्र के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। तो जो चंद्रगुप्त का बेटा थे कुमारगुप्त, इनका जो शासनकाल था बहुत सिंपल था और मतलब शांतिपूर्वक था। तो लेकिन इनको लास्ट में अंत समय में इनको पुष्यमित्रों की आक्रमण का सामना करना पड़ा। आक्रमण का सामना मतलब वार का सामना करना, लड़ाई का सामना करना पड़ा। आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हमको समझा दे रहे हैं। ठीक है। शंकरगुप्त, उसके बाद अब आया है शंकरगुप्त। कुमारगुप्त के बाद शंकरगुप्त शासक बना। ठीक है। कुमारगुप्त के बाद कौन बना? शंकरगुप्त। यहाँ पर चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बना था कौन? कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त के बाद शंकरगुप्त। ठीक है। जब वह पुष्यमित्रों को पराजित कर लौटा तो पिता की मृत्यु का समाचार मिला।
तो जब वो जो शंकरगुप्त है वो मतलब पुष्यमित्र जो थे उनसे लड़ाई करके आया और उन लोग को पराजित जब करके आया तो किसका समाचार मिला कि उनके पिता मर गए हैं, तो उनका समाचार मिला। उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत से हुनों के आक्रमण शुरू हो गए थे। तो उसके बाद से ही उनको मतलब अपने पिता का मरने के बाद से समाचार मिला उनके पिता का मृत्यु का, लेकिन उसी समय उत्तर पश्चिम प्रांत में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। इसने हुनों को भी पराजित किया और शंकरादित्य की उपाधि धारण की। तो आपसे कोई पूछेगा कि शंकरगुप्त किसका उपाधि धारण किया था, तो शंकरादित्य का उपाधि धारण किया था। शंकरगुप्त के बाद गुप्त शासक हुनों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना नहीं कर सके। साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। शंकरगुप्त के बाद जो गुप्त शासक ने हुनों का आक्रमण मतलब जो गुप्त वंश का जो ये था साम्राज्य था वो धीरे धीरे कमजोर होता गया, जो कि हुनों का आक्रमण सहन नहीं कर पाया, नहीं मतलब सामना नहीं कर पाया, उससे मतलब हारते गए। तो उस प्रकार से गुप्त वंश धीरे धीरे कमजोर होता गया, साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा। हुनों के लगातार आक्रमण के कारण गुप्त शासक अपने विस्तृत साम्राज्य को संगठित नहीं रख सके और अंततः इसका पतन हो गया। तो पतन मतलब खत्म हो गया। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि जब पहले तो आए चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त आए, फिर शंकरगुप्त आए। तो शंकरगुप्त जब आए थे उसके बाद तो उनका जो राज्य था बहुत अच्छा चला, लेकिन शंकरगुप्त के बाद उनका जो गुप्त वंश था वो सब धीरे धीरे मतलब ये हो गया, ठप हो गया कहा जाता है। जैसे कि पहले हुआ है ना गुप्त वंश के, तो गुप्त वंश में पहले समुद्रगुप्त में देखिए हम लोग चैट पे चलते हैं। समुद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त प्रथम आए, द्वितीय आए, रामगुप्त आए। एक बार चैट को देख लेते हैं। देखिए गुप्त वंश में सबसे पहले कौन कौन आया था, श्रीगुप्त, ढकोचक, फिर आया चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त आए, फिर आया रामगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त आए, फिर शंकरगुप्त आए। तो शंकरगुप्त के बाद यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। देखिए शंकरगुप्त के बाद इन लोग का जो गुप्त वंश था वो धीरे धीरे ठप हो गया, क्योंकि उतना प्रभावशाली मतलब शक्तिशाली कह सकते हैं कि शासन नहीं मिला, राजा नहीं मिला किसके लिए, गुप्त वंश के लिए। तो धीरे धीरे जो था वो गुप्त वंश ठप होते गया, कमजोर होता गया। और इस पर किसका वार चल रहा था इस समय, तो हुनों का आक्रमण चालू हो गया था। तो हुनों का सामना नहीं कर पाया गुप्त वंश के जो शासक इसके बाद आए शंकरगुप्त के बाद, तो हुनों का आक्रमण चालू नहीं कर पाए, मतलब नहीं सह पाए। तो उस प्रकार से ये जो गुप्त वंश था वो धीरे धीरे पतन हो गया, खत्म हो गया, गुप्त वंश खत्म हो गया। फिर उसके बाद हुनों का आक्रमण चालू हो गया था। तो इस टॉपिक को हम लोग इस तरह से समझते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि शंकरगुप्त के बाद साम्राज्य ठप हो गया था, क्योंकि मतलब शक्तिशाली हम लोग कह सकते हैं कि राजा नहीं मिला होगा और हुनों का सामना ये लोग नहीं कर पाए थे। तो धीरे धीरे ये जो राज्य था, जो साम्राज्य था वो ठप हो गया, खत्म हो गया और इसका पतन हो गया। ठीक है। पुष्यमित्र कौन थे, कहाँ के थे, इस संबंध में स्पष्टता जानकारी अभाव है। शायद यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ एक समुदाय था। इस चीज़ को हम लोग ये कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि हुन जो थे, जो आक्रमण किए थे वो कौन थे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ दिया हुआ है, ये हम लोग पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में गुप्तों का प्रशासन कैसा था इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हुनों का साम्राज्य पर्सिया से खोतान तक फैला हुआ था। तो कहाँ से था, पर्सिया से। इसकी राजधानी अफगानिस्तान में वामियान थी। तो इसकी राजधानी कहाँ थी, हुनों की राजधानी कहाँ थी, तो हुनों की राजधानी अफगानिस्तान में वामियान थी। ठीक है। प्रथम हुन शासक जिसने भारत की ओर रुख किया वो तोरमान था। तो प्रथम हुन जो था वो जो भारत की तरफ बढ़ा उसका नाम क्या था, तोरमान। चीनी यात्रा कहते हैं इसकी, मतलब इनको क्या कहते हैं, चीनी यात्री कहते हैं। कहते हैं कि इसका पुत्र चीनी यात्री कहते हैं तोरमान था। ठीक है।
चीनी यात्री कहते हैं कि इसका पुत्र महिर कुल बौद्ध धर्म के प्रति घृणा का भाव रखता था। तो जो चीनी यात्री थे वो बोलते थे कि जो इसका पुत्र था, तोरमान का जो पुत्र था, वो बौद्ध धर्म को घृणा की तरह देखता था। मतलब कि बहुत उसको, मतलब जैसे बोल सकते हैं कि बौद्ध धर्म से इसको बहुत ज़्यादा घृणा था, एक तरह से दुश्मनी था। मतलब कि उसको देखना नहीं पसंद करता था, मतलब नीचा देखता था उस तरह से। होता है ना कि अछूत और अनटचेबिलिटी की बीमारी, कि मतलब उसको एक नीचा तरह से देखे, हो सकता है इस तरह से वो देखता था पहले, मतलब नीच भाव से, घृणा भाव से, जिसके मन में घृणा हो कि ये ठीक नहीं है, बौद्ध धर्म ठीक नहीं, इस प्रकार से उसका सोच हुआ होगा, क्योंकि घृणा के अर्थ यही हो सकता है। इसने कई बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी थी। तो जो तुरमान था, उसका जो पुत्र था मिहिर, वो बौद्ध धर्म को क्या करता था, मतलब घृणा के प्रति देखता था। तो उसी की वजह से उसने बौद्ध धर्म के जितने भी भिक्षुए थे उसकी हत्या कर दी और अनेक बौद्ध विहार नष्ट किए। और क्या किया, भिक्षुओं की हत्या कर दिया और अनेक बौद्ध विहार नष्ट कर दिया। कौन? मिहिर ने, क्योंकि वो बौद्ध को घृणा की तरह देखता था। यह संभवतः शैव धर्म का अनुयायी था। तो कौन धर्म का अनुयायी था? जो मिहिर था वो शैव धर्म का अनुयायी था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये भी टॉपिक इंटरेस्टिंग है। आई होप आज का पढ़ाई आपको समझ में आया होगा, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।